नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसको लेकर के दिमाग में काफी सारी क्यूरोसिटी हो सकता है आपके मन में हो, मेरे मन में थी, इसलिए मैंने इसको पढ़ा और आपके लिए मैंने इसको इस तरह से तैयार किया कि आपको व्यवहारिक तरीके से डिस्कस करते हुए बताया जाए कि आफ्टर ऑल ये होती क्या है ईडी, जिसको जहां तहां देखो उसकी सुर्खियां हैं। अब तो ऐसा होने लग गया है कि पहले कहा जाता था कि अगर आप अमीर हो तो भाई साहब आपके इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है। अमीर से मतलब एक ऐसा अमीर जिसने टैक्स बचाने की जुगत की हो, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी। लेकिन आजकल रेड का शब्द बदल गया है। रेड के अंदर फियर ऑफ ईडी दिखाई देने लगा है। आजकल जहां तहां न्यूज़पेपर उठाओ देखो तो वहां दिखाई पड़ता है कि ईडी ने फला जगह रेड मारी है ना। अभी मैं एकदम ताजा न्यूज़ देख रहा था तो अभी मुझे 2 दिन पहले की न्यूज़ दिखाई पड़ी जिसमें था कि ईडी नाउ रेड कॉइन स्विच कुबेर फर्म। आपको मालूम होगा, आप में से बहुत सारे जो लोग क्रिप्टो में इंटरेस्ट लेते हैं वो कॉइन स्विच के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे। कॉइन स्विच कुबेर फर्म के ऊपर हाल ही में रेड ईडी की पड़ी है। ये 2 दिन पहले की खबर है ना। इसी प्रकार से आप मुंबई के अंदर देखें तो एनसीपी चीफ जो है शरद पवार जी, उनके ग्रांड नेफ्यू रोहित पवार के ऊपर ईडी का स्कैनर चल रहा है। ये न्यूज निकल करके आई है, ये भी 1 दिन पुरानी न्यूज है। ठीक इसी प्रकार से आपको मालूम होगा 2 दिन पहले झारखंड की न्यूज निकल के आई थी। झारखंड की एक न्यूज होगी जिसमें आपको मालूम होगा वहां पर कोई प्रेम प्रकाश नाम से व्यक्ति है जो झारखंड के सीएम का नजदीकी है और सोरेन साहब के नजदीकी जो है इनके पास AK-47 राइफल मिली है। यानी जहां तहां आजकल आप ईडी लिख करके गूगल पर न्यूज सर्च मार दो तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी न्यूज मिल जाएगी जिससे ये लगेगा कि यार ये आफ्टर ऑल है क्या, है ना। हाँ, एक समय था जिस समय वाकई में इनकम टैक्स की रेड ही सुनने को मिलती थी। क्या भाई पैसे वाले हो गए हो तो शायद इनकम टैक्स वगैरह की रेड पड़ जाएगी, क्योंकि तुमको ना टैक्स बचाने के तरीके नहीं पता होंगे, गलत फहमियां कर रहे होगे और टैक्स से बचने के लिए जो गलतियां करी होंगी उसमें ईडी पकड़, वो सीबीआई पकड़, वो इनकम टैक्स पकड़ लेगा। लेकिन आजकल जो नाम आते हैं वो ईडी और सीबीआई दोनों आते हैं, है ना। अच्छा, इसके साथ साथ आपने ये भी नोटिस किया होगा बहुत सारी जगह पर अपोजिशन का आरोप रहता है कि जो सत्ता पक्ष है केंद्र के अंदर वो अपने अपोजिशन वाले राज्यों के अंदर ईडी के छापे मरवा रहा है। तो आफ्टर ऑल ईडी के पास ऐसा है क्या, या क्या है ये ईडी? मतलब प्रवर्तन निदेशालय, मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मतलब कि जो जहां तहां देखे रेड मार देती है। तो आज के सेशन में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एक सीधी सी बात पहले जान लीजिए ताकि इस बात को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। दुनिया में कोई भी एजेंसी अगर किसी पर एक्शन ले सकती है तो एजेंसी एक्शन नहीं लेती है, उसके पीछे होता है एक सख्त कानून जिसके तहत वो एक्शन लेने के लिए बनाई जाती है कि हाँ भाई अगर ये कंपनी एक्शन ले सकती है। जैसे मान लीजिए आपने इनकम टैक्स के बारे में भी सुना तो वो कोई ना किसी लॉ के साथ अबाइड होती है। कोई लॉ ऐसा होता है जिसके तहत उसको शक्तियां मिली होती हैं, उन शक्तियों का उपयोग करते हुए ही वो अपने एग्जीक्यूट करती है काम, है ना। ऐसे ही ईडी के लिए भी कुछ ना कुछ लॉज होंगे या फिर किन्हीं लॉज को इंप्लीमेंट करने का काम ये एजेंसी करती होगी। तो सबसे पहले जानिए कि साहब ये है क्या डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, प्रवर्तन निदेशालय। साथियों, ये इंडिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में जो केसेस है ना उनको लेकर के काम करती है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है इसको मैं आगे थोड़ा सा विस्तार में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि नंबर 2 का पैसा नंबर 1 करने के जितने भी तरीके हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, नंबर 2 का पैसा क्या होता है उसके लिए एक लाइन में ये समझ लीजिए कि वो पैसा जो आपने सरकार की नजर से बचा लिया, नजर से मतलब सरकार को टैक्स नहीं देना चाहते थे, वो पैसा नंबर 2 का है। नंबर 2 के पैसे को आपने यूज इस तरह से कर लिया जैसे कि आप टैक्स दे के आए हो। इस प्रक्रिया को आम बोलचाल की भाषा में मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, ठीक है। इस मनी लॉन्ड्रिंग की घटनाओं को पकड़ने का काम ना ये करती है और इसको करने के लिए जिस डिपार्टमेंट के अधीन यह काम करती है वो काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अधीन यह काम करती है। यानी कि वित्त मंत्रालय जो है उसके अधीन यह काम करती है। और ये प्रीमियम, क्योंकि धन से संबंधित मसला है तो ये प्रीमियम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन जो काम करती है। क्या ये अभी बनी है क्या? नहीं साहब, ये देश की आजादी के समय से चली आ रही है। यूं समझ लीजिए 1 मई 1956 को एनफोर्समेंट यूनिट बनाई गई थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अधीन और उसको उस समय जो कानून दिया गया था वो था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। अब ये क्या है? विदेशी मुद्रा के अंदर रेगुलेशन करना। आपके पास कहीं विदेश से धन तो नहीं आ रहा है जो देश को तोड़ने के काम आ रहा हो, इसलिए उस धन को नियंत्रित करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया गया था।
उसको काम करती थी ये, है ना। बाद में उस कानून को बदल दिया गया, उस कानून को बदल करके 1947 से 1956 कर दिया गया। तो ये वर्तमान में मतलब 1947 से इसको लेकर के FERA 1973 लेकर के आ गए। शुरुआत में इसकी 2 ब्रांचेस बॉम्बे और कोलकाता में हुआ करती थी, लेकिन आज इसकी भर के ब्रांचेस हैं, 5 जगह पर ये बैठी हुई है। आजकल तो ये उससे भी आगे का काम करने लगी है, क्योंकि ये ना केवल फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन करती है बल्कि उसके मैनेजमेंट का भी काम करती है। ये भी क्या होता है ये थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है आपके मन में ये आएगा। देखिए हमारे देश में ना इम्पैक्ट या ये कहा जाए कि जाना उसी नौकरी में होता है जिसको लोग जानते हों, है ना। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नियति है कि भाई साहब पुलिस में क्यों जाना है, क्योंकि जब भी आप रोड क्रॉस करने जाएंगे आपको कोई ना कोई पुलिसमैन दिख जाएगा जो आपको कानून सिखाएगा कि भैया आपने गलत लाइट क्रॉस कर दी, ओवर स्पीडिंग कर दी। तो लगता है कि यार पुलिस वालों की ऐश है एकदम, है ना। अगर आपका काम कभी पड़ गया कोर्ट कचहरी से तो आपको लगेगा कि यार ऐश तो एकदम जज साहब की है। अगर मान लीजिए किसी बढ़िया हॉस्पिटल में आपकी एंट्री हो गई तो वहां लगता है कि साहब जो है ना डॉक्टर की ऐश है, ये जीवन बचाता है। बढ़िया से टीचर से पाला पड़ गया तो यार टीचर ही सही है यार, इसकी सब सुनते हैं। मतलब यह है कि जाना कुल मिला के उस फील्ड में होता है जहां पर हमको पता होता है कि यार इसकी फेम है, थोड़ी सी नेम फेम पैसा दैसा सब है। अब ऐसी स्थिति में चूंकि ईडी सुर्खी में आ गई है तो आपका मन भी करेगा कि यार ईडी में जाते कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ईडी की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, कौन कहां कैसे बैठता है वो सब बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि ईडी के देश में 5 ऑफिसेज हैं, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली। ये तो 5 रीजनल ऑफिस हैं, 10 जोनल ऑफिस हैं, 11 सब जोनल ऑफिस हैं और इन सब के अंदर अलग अलग लेवल के अधिकारी बैठते हैं। जैसे सबसे पहले जो दिल्ली के अंदर ऑफिस है, इसके अंदर डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट बैठता है। अब देखिए ये ना अलग अलग तरह की पोस्ट है, इसमें सब तरह के लोग जाते हैं ईडी के अंदर। ये बिल्कुल वही वाला हाल है जैसे RANW के बारे में अपन जानते हैं, इसमें सब तरह के लोग जाते हैं। IAS भी जाते हैं, IPS भी जाते हैं, IRS भी जाते हैं और तो और स्टेट सर्विस के थ्रू भी जाते हैं। जो इनको जरूरी है वो लोगों को ये ले लेती है और समटाइम्स ये कुछ नौकरियों में लोगों को डायरेक्ट हायर भी करती है, ठीक है। तो इसके रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स के जो हैं वो डायरेक्ट भी होते हैं और समटाइम्स ये अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से ऑफिसर्स को लेती भी हैं, चाहे वो IRS को ले, IPS को ले, IAS को ले, तो है ना। तो ये एक प्रकार से एकदम अपेक्स पर बैठने वाली संस्था के रूप में काम करती है, ठीक है। अच्छा, इसका थोड़ा सा एक बार पदक्रम देख लीजिए। हाँ, और गुजारिश ये है कि सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। थोड़ा सेशन डिले हो गया, उसकी वजह से आप में थोड़ी नाराजगी होगी, लेकिन सेशन को शेयर करने का कष्ट जल्दी से कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो अभी की अभी अंकित इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। डायरेक्टर साहब हो गए, जॉइंट डायरेक्टर साहब हो गए, उसके बाद स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस, स्पेशल डायरेक्टर HIU, पूरा पदक्रम है इसमें। हालांकि आपको इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन अब सीधी मुद्दे की बात आते हैं, करती क्यों है ये सारी कार्रवाई, ये बताइए। तो साहब इसकी कार्रवाई करने के 3 बड़े कानून हैं जिनको ताकत मानकर ये कार्रवाई करती है। सबसे पहला कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, PMLA, यानी ये ऐसा कानून है जिसमें कोई घल गया तो सीधा उठता ही है वो, है ना। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, ये क्रिमिनल लॉ है। इसमें सारी वो प्रक्रियाएं जिसमें आपने गलत तरीके से पैसा कमाया है या यूं कहिए मनी लॉन्ड्रिंग आपने करी है तो आप इसके तहत डाले जाते हैं। अगर रिसेंट डेज में सबसे फेमस केसेस की मैं बात करूं तो आपने पार्थ चटर्जी वाला बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री का केस सुना होगा। ऐसे ही नवाब मलिक महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और सत्येंद्र जैन दिल्ली के पूर्व मंत्री, इन सब के बारे में सुना होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो शब्द है ना मनी लॉन्ड्रिंग, कहाँ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लीजिए आपने धन कमाया, आप पूछेंगे धन कैसे कमाया जाता है। भाई तरीके आपके कुछ भी हो, चाहे आपने चाट पकौड़ी बेची हो, चाहे आपने कहीं से भी कमाया हो, पैसा कमा लिया। देखिए देश में पैसा कमाना गुनाह नहीं है, गुनाह है पैसे पर लगने वाला टैक्स सरकार को चुका देना। हम में से अक्सर लोग क्या करते हैं कि टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि देश के अंदर टैक्सेशन बहुत बड़ा चौड़ा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है टैक्स बचाने की, हालांकि कभी इस पर भी चर्चा करेंगे। आप लोग जो भी पैसा कमाएंगे, अगर आप सरकार को टैक्स देते हैं तो सरकार को आपसे कोई आपत्ति नहीं है। आप देश में खूब तरक्की करिए, बढ़िया बिजनेसमैन बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा तो ये होता है कि आप 100 रुपए कमाते हैं, उसमें से ऑन एन एवरेज 40 रुपया सरकार को दे देते हैं टैक्स के रूप में। आप पूछेंगे हम और आप तो नहीं देते होंगे सर। मतलब जो जिस सैलरी स्लैब में आता है या जिस इनकम स्लैब में आता है, इन ऑन एन एवरेज जो व्यक्ति 15 लाख से ऊपर धन कमा रहा है या 20 लाख से ऊपर कमा रहा है, वो 30% से ऊपर सरकार को औसतन 28% के ऊपर दे रहा है। जो लोग 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं वो लगभग 30% से ऊपर, क्योंकि GST मिला मिलू करके वो 30 से ऊपर निकल लिए होते हैं, है ना। तो
एक प्रकार से सुपर रिच कैटेगरी में जब आप एंट्री करते हो तो आप अपनी एक नंबर की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 40% आप सरकार को पे करते हो। ठीक है, अब जब आप 40% पे करते हो ना, बहुत दुखता है। क्यों दुखता है? आपको दुखता यह है कि आप भी उसी जगह रह रहे हो जहां पर फूटी सड़क है, वहीं पर वो व्यक्ति भी रह रहा है जो कि बिल्कुल एकदम एज पे ही चल रहा है, या फिर जो अभी कमाना शुरू भी नहीं किया है। आप सोचते हैं कि मैंने देश को इतना कुछ दिया, दूसरी तरफ वो व्यक्ति कुछ नहीं दिया। यहीं से एक नियति पनपती है कि जब मैं उन सुविधाओं का उपयोग कर रहा हूं, मुझे कुछ एक्सक्लूसिवली अलग से नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं देश को टैक्स क्यों चुकाऊं? हालांकि मेरा अपना वर्जन है इस बात को लेकर कि टैक्स क्यों चुकाना चाहिए। मेरा भी आंसर सुन लीजिए, क्योंकि मैं पूरी तरह टैक्स चुकाता हूं। उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि मैं इस देश में रह करके ही पैसे कमा पाया। चूंकि इस देश ने मुझे इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह की सारी सामाजिक स्ट्रक्चर बना के दी, ऐसा मार्केट, ऐसी सुविधाएं बना के दी कि मैं उनके आधार पर ही, यानी धन कमाने की जो माहौल था या धन कमाने के लिए जो वातावरण था, वो मुझे इस देश ने ही उपलब्ध कराया। तो ऐसी स्थिति में मुझे इसको पे करने का अवसर। फिर आप में आर्ग्यूमेंट, क्रॉस आर्ग्यूमेंट जरूर हो सकता है, साहब वो अवसर केवल आपके लिए थोड़ी कराया गया था, वो तो दूसरे के लिए भी कराया गया था। ये एंडलेस डिबेट हो सकती है, लेकिन देश में टैक्स देना जो है वो टैक्स चोरी का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब जब आप टैक्स चोरी देखते हैं, मुट्ठी भर लोग, आप सोचिए देश की पूरी आबादी में मुश्किल से 2% लोग ही ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं सही मायने में, बाकी लोग बचाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। खैर, इसके बारे में फिर चलेंगे। तो अब जनाब क्या है कि इनकम टैक्स बचाने के तरीके क्या हो सकते हैं? तो तरीके लोग क्या करते हैं कि जितना पैसा कमाया उस पैसे को गोल गोल घुमाओ। गोल गोल घुमाने से मतलब दिखाओ ही मत कि मैंने कमाया है। तो फिर क्या करें? फिर ये बताओ कि ये सब मेरा पैसा नहीं है, किसी और का पैसा है। और कौन हो सकता है? फिर लोग ढूंढ के लाते हैं अपनी तरफ से अपने रिश्तेदारों को। किसी रिश्तेदार को घुमाया, उसके पास में दिखा दिया कि देखो साहब मेरा पैसा नहीं है, ये इसका है। इसको आप बेनामी संपत्ति कहते हैं, है ना। अपने किसी रिश्तेदार, साहूकार, अपने किसी कर्मचारी, अपने किसी चौकीदार, बेलदार, इन सबको पकड़ के लाए, उनके नाम पैसा दिखा दिया, उनके अकाउंट में पैसा दिखा दिया। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा ना, यूपी का एक काफी फेमस केस हुआ था, इत्र का व्यापारी जो फटे स्कूटर से घूमता था लेकिन करोड़ों रुपए घर में रखे थे, है ना। ये वो वाले लोग हो गए जिनके पास में, ये मतलब बैंक के कर्मचारी जैसे लोग हो गए जिनके पास है तो करोड़ों रुपया अकाउंट में, लेकिन लेनी बेचारों को अपनी सैलरी ही है, उस पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका मालिकाना हक किसी और के पास है ना। एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रिंग में यह होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला व्यक्ति अपने धन को गोल गोल घुमाता है। गोल घुमाने के लिए वो क्या करता है? वो उस पैसे का इन्वेस्टमेंट किसी अन्य प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कर देता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा, आप अपने पिताजी से पूछिएगा, यदि आप खुद इन्वेस्टर हैं तो आप देखिएगा, आप प्लॉट खरीदने जाइएगा, कहीं भी प्लॉट खरीदने जाएंगे तो डीएलसी रेट, जो मार्केट निर्धारित रेट है, वो उस प्लॉट की मान लीजिए 50 लाख रुपए है, लेकिन वो मांग रहा है 1 करोड़ रुपया। वो 1 करोड़ रुपया मांगते समय 50 लाख ही नंबर 1 से लेगा, बाकी 50 लाख नंबर 2 से लेगा। क्यों? क्योंकि उसको उस पर टैक्स नहीं देना है। इस बचे हुए 50 लाख का वो क्या करेगा? वो इस 50 लाख को फिर कहीं ऐसे ही घुमाएगा, यानी कि एक विशियस सर्कल बन जाती है। ये जो विशियस सर्कल है ना, यहां से वो पैसा लेकर के व्यक्ति क्या करता है, उस पैसे को कहीं क्रिप्टो वगैरह जैसी करेंसी में डाल दिया, या गोल्ड वगैरह में डाल दिया, या कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि अपने पास से उस पैसे को हवाला मनी के माध्यम से, जैसे मान लो अपन और आप छोटे मोटे लोग बाग जो हैं, जो मतलब हम जैसे लोगों को सुन रहे हैं, वो छोटे मोटे लोग बाग ही होंगे, हम जैसे ही मानते हैं हम तो उनको। भाई मुझे इस समय पार्थ चटर्जी तो बैठ के सुन नहीं रहे होंगे, ठीक है ना, जो लोग इतना काम कारोबार कर रहे होते हैं। तो सब बात ये है कि ये लोग क्या करते हैं कि जो पैसा कमाया, इस पैसे को किसी जहाज के माध्यम से या किसी पानी के जहाज के माध्यम से, या फिर बॉर्डर क्रॉस करवा के किसी के माध्यम से दूसरे देश में भिजवा देते हैं। ठीक है, इस भिजवाने की प्रक्रिया को हवाला कहते हैं। वैसे तो आप बैंक के थ्रू भी भेज सकते हैं, लेकिन बैंक में भेजेंगे तो टैक्स कटेगा, तो ये किसी नॉन बैंकिंग माध्यम से अपने पैसे को विदेश में भिजवा देते हैं। वहां विदेश में भिजवाकर उस पैसे को विदेशी कंपनी का अपना ओरिजिनल मनी दिखवा देते हैं कि ये तो उसकी मनी है, और उस बैंक या उस व्यक्ति से, मान लीजिए सिंगापुर भिजवा दिया या कहीं भिजवा दिया, वहां से अपने देश में कोई इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं एज एन FDI, कि हमारे यहां पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। थोड़े बड़े लेवल का घोलमेल होता है ये। तो इस पूरी प्रक्रिया में इनका जो पूरा टैक्स है वो भी बच जाता है, नंबर 2 का काम नंबर 1 का भी हो जाता है। अब आपको लगता है कि आप जब इतने समझदार हो गए, तो ये जो देश के अंदर सबसे कठिन परीक्षा पास होकर जो आदमी आया है, IAS, IPS, IRS, ये थोड़ी ना केवल चने खाएगा बैठ करके कि हाँ आप तो पैसा घुमाओ और हम बैठ के देखते रहें। ये आपके ऊपर नजर रखते हैं, और जब ये नजर रखने की प्रक्रिया शुरू होती है, उसी समय शुरू होती है कार्रवाइयां। और उन्हीं कार्रवाइयों में सबसे पहली जो चीज है ना, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो देश में बना हुआ है इन्हीं प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब आपको पता है कि पैसा कैसे घुमाया जाता है, तो आप उन्हीं चीजों पर चेक एंड बैलेंसेस बिठाओगे,
और देखो भैया बात ऐसी है कि देश के जो बड़े लोग हैं ना, इनको सब कुछ पता है। ऐसी स्थिति में इन्हें ये भी पता है कि पैसा घूमता कैसे है, तो ये उन जगह पर रेड मारते हैं। वो रेड मारने वाली जो आप लाइन सुनते हैं ना कि हाँ पैसा अगर हवाला का गया होगा तो किसके थ्रू गया होगा, तो मारो उसके ऊपर रेड। आप सोचो ये पार्थ चटर्जी का जो पैसा था वो किसी एक्ट्रेस अर्पिता करके था, उसके पास मिला। मतलब ये बेचारे चौकीदार बने बैठे थे अर्पिता जी, है ना, उनको पता ही नहीं पैसा का चल क्या रहा है। तो ये सारा गेलम गेला जो है ना यहाँ पर चलता है और इसको रोकने के लिए ईडी काम करती है। अच्छा, ईडी एक चीज में और काम करती है, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसमें क्या होता है, अब मान लो कि आपने जैसे देखा होगा ना, अपने कश्मीर के अंदर बहुत सारी पार्टी ऐसी हैं जो कई बार देश विरोधी काम करती हुई पाई गई हैं, है ना। तो होता क्या है कि उन लोगों के पास पैसा कहां से आएगा। आज अगर आप, मैं कुछ नहीं कह रहा, अगर आप मुझसे ये कहो कि सर आज हमारा गेट टुगेदर कर दो आप, कि सब लोगों को बुला करके चाय पकौड़े खिला दो, तो सब लोगों को बुला के चाय पकौड़े खिलाने में भी पैसा खर्च होता है ना भाई। ऐसे ही सोचकर देखो, राजनीतिक पार्टी जो चल रही हैं उनको चलाने के लिए भी पैसा चाहिएगा, है। और जब आपको पत्थर फिकवाने हो किसी से कि भाई देश की सेना सामने खड़ी है, मारो पत्थर, तो पत्थर फिकवाने के लिए आपको ना केवल पैसा देना पड़ेगा बल्कि ये अश्योरेंस भी देना पड़ेगा कि जब तक तू जेल में रहेगा तेरे घर का खर्चा मैं चलाऊंगा, इसके अलावा तेरे को कोई दिक्कत ना आए उसका भविष्य में ध्यान रखूंगा, है ना। तू मरमरा भी गया तो तेरे घर को मैं इतना पैसा दूंगा। यानी कि इसके लिए तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए भाई। आपको कितना फंड इकट्ठा करके देना पड़ेगा अगर किसी को देश के विरोध में उकसाना है, ठीक है। इसका मतलब विदेशी धन जो है आपके पास, अपने देश से तो पैसा कौन देगा अपने देश की सेना पर पत्थर फेंकवाने के लिए। इसका मतलब विदेशी ताकतें एक्टिवेटेड हैं। तो विदेशी ताकतों ने आप तक पैसा कैसे भेजा, तो अपने देश में पैसा भेजने का जो सबसे शानदार तरीका है ना, वो क्या होता है कि साहब एनजीओ के माध्यम से पैसा भिजवा दो। अब आप पूछेंगे ये क्या तरीका होता है। एनजीओ क्या करते हैं साहब, उनको फंडिंग प्राप्त होती है ना। सारे एनजीओ अच्छे होते हैं ये भी नहीं है, और सारे एनजीओ बेकार होते हैं ये भी नहीं है, लेकिन तरीका बता रहा हूं जिस वजह से सरकार एनजीओ पे आजकल बहुत ज्यादा सख्त हो रखी है। विदेशी मुद्रा आपके पास आ गई, अब आप क्या करते हैं कि साहब हम यहां पर इन लोगों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना चाहते हैं, पकड़ा दिए पैसा जा करके। हम सब इन लोगों की अच्छी स्वच्छता का ख्याल रखना चाहते हैं, जाके पैसा पकड़ा दिए। हम इनकी हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं, जाके पैसा पकड़ा दिए। इस प्रकार से विदेशी जो ताकतें हैं वो एनजीओ के माध्यम से पैसा भिजवाने का काम करती हैं। ये जो विदेशी मुद्रा आई है ना, इसको नियंत्रण में रखने के लिए इसका मैनेजमेंट जरूरी है, और इसी के नाम पर बनता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990 एक्ट। तो ईडी क्या करती है कि आप देखिए, एमनेस्टी इंडिया अगर आपको याद हो तो ये वही है, एनजीओ है, ठीक है ना। ऐसे ही शाओमी ने क्या किया, अपना जो पैसा है ये विदेश में भेज दिया। आपको मालूम होगा ना, शाओमी जैसी कंपनियों पर, चाइनीज कंपनियों पर काफी रेड हुई थी, मैंने बताया भी था आपको। जब रेड वगैरह हुई थी तो इनके ऊपर क्या आरोप था कि इनने अपना पैसा उठा करके बाहर भेज दिया। ऐसे वजीरेक्स करके जो कंपनी है, जैसे आज हम पढ़ रहे थे कॉइन स्विच, ऐसे ही वजीरेक्स, इन सब के ऊपर क्या होता है, ये अपने हिस्से का पैसा बाहर भेज देते हैं। दोनों ही केसेस में देश का तो नुकसान है, दोनों ही केसेस में ईडी की कार्रवाई शुरू होती है इस एक्ट की वजह से। एक्ट ये देखता है कि किसने क्या गोली खिलाई, ठीक है। तीसरा है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। इसमें क्या होता है, भगोड़े पैसा लेके भाग गए। अब पैसा लेके भाग गए तो अब आप में से कई सवाल ऐसे भी होंगे, सर मान लीजिए कि मैंने लोन लिया और मैं विदेश घूमने चला गया और मुझे वही जगह पसंद आ गई और मैं वहीं रह गया, तो क्या मैं फ्यूगिटिव उसमें आ जाऊंगा? नहीं भाई, इसमें थोड़ी सी ना इज्जत रखी गई है। इज्जत किस बात में, कि भाई जिनके पास में 100 करोड़ से ऊपर का मामला हो, है ना, अपन जैसे लोगों को काउंट ही नहीं करता है कोई इसमें, भाई 100 करोड़ का उधार हो किसी के पास और वो देश से निकल लिया हो, जैसे कि मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये देश से पैसा लेके फरार हो गए, इन सब के ऊपर ईडी कार्रवाई करती है कि भाई ढूंढो इनको, पकड़ो इनको, डालो अंदर, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करना, इनकी जब्ती करना, ये सब काम ईडी करती है। तो एक तरह से ईडी देश के लिए आर्थिक रूप से जो नुकसान पहुंचाने वाले काम है ना, उनको बहुत तरीके से देखती है। यही कारण है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अधीन यह कार्य करती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ईडी की काम की प्रणाली समझ में आ गई होगी, क्यों काम करती है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब साहब आती है कि सवाल, क्योंकि क्यूरोसिटी तो हमारी और भी बहुत सारी है, सर इनको पता कैसे चलता है ना। तो देखो क्या है ना, आप लोग अगर कल को बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा निकालेंगे ना, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जो आपके भविष्य में आपके लिए भी काम की होंगी। अगर बैंक से आपने 50,000 रुपए से ज्यादा कैश निकाल लिया तो बैंक आपसे पैन कार्ड नंबर लेती है कि कृपया करके अपना पैन कार्ड नंबर लिखवा के जाएं। कभी देखिएगा, आपको अनुभव हो जाएंगे इस बात के, कैश निकालने पर, है ना। वहीं दूसरी ओर आप अगर बैंक के खाते में पैसा ज्यादा डलवा देते हैं तो फिर आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है, कृपया करके अपना पैन कार्ड वापस दें। ये क्यों मांगा जाता है? क्योंकि जितने भी बड़े ट्रांजैक्शंस है ना, ये अलग से रिफ्लेक्ट होते हैं पूरे सिस्टम में।
कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन, अगर आपने मान लीजिए एक बार में 50 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए या एक बार में ही 1 करोड़ रुपए डाल दिए, ये एकदम दिखने लग जाते हैं। इनकम टैक्स की तो एकदम आंखों में चांदनी आ जाती है, ओ माय गॉड ये क्या हुआ। ऐसी छट छट के जो लिस्ट है ना, यूं समझिए कि वो इनकम टैक्स विभाग के पास पहुंची हैं कि साहब इनका जरा देख लेना टैक्स वैक्स में कहीं गोलीबारी तो नहीं कर रही है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है। यानी कि सबसे पहली जो शुरुआत है ना वो इनकम टैक्स विभाग से होती है। वही अलर्ट देता है कि महाराज कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो लोग इनकम टैक्स बचाएंगे वही भाग करके मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे। तो सबसे पहला सिग्नल इनकम टैक्स से आता है। फिर होता क्या है कि इस प्रकार की घटनाओं के बारे में जो इनपुट होते हैं ना, देखिए आज अगर आप 4 पैसा कमा रहे हैं तो आप बिना दिखाए रह नहीं सकते। बड़ी होटल में रहना, बड़ी गाड़ियों में घूमना या फिर अपना पैसा जबरदस्ती का खर्च करना, शो ऑफ बाजी करना, ये बहुत कम लोग होते हैं जो पैसा पचा पाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, वो दिखती है जब आती है, तो है ना। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ होते हैं तो साहब सीबीआई के एक्टिवेट हो जाते हैं कान की, भाई पकड़ो मामला कुछ गड़बड़ा रहा है। फिर लोग भी हैं कुछ अपन जैसे जो जानकारी देते हैं, सर आजकल मतलब ये रोज रोज पनीर खा रहे हैं सर, वो मामला गड़बड़ लग रहा है हमें, है तनख्वाह इनकी 30,000 लेकिन बन रहा है इनके पनीर रोज, थोड़ा समझाइए सर चल क्या रहा है ये, है स्कूटर रखने की औकात नहीं है, फॉर्च्यूनर 2-2 घर में खड़ी हुई है सर, मामला गड़बड़ा रहा है सर, चेक करिए क्या है। ये जो इनपुट्स है ना, ये यहां से निकल करके क्या करते हैं, यहां से सीबीआई के थ्रू पहुंचते हैं ईडी तक कि सर सुनो मामला गड़बड़ लग रहा है। ऐसी स्थिति में इंटेलिजेंस भी काम करती है। इंटेलिजेंस मतलब खुफिया एजेंसीज, वो काम करती हैं, वो हर लिमिट में जो हर बैंक के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना उनको पकड़ती हैं। साथ में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आपको याद होगा ना जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में रखती है, तो उनको भी ये आइडिया रहता है कि देश के बाहर किसने क्या गड़बड़ कर रखी है, वो भी इनपुट देते रहते हैं। तो इतने सारी तरीके से इनको इनपुट मिलने शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको वो सारी जानकारियां दे दी कि इनको अल्टीमेटली इनपुट मिलते कहां से हैं। अच्छा, अब सवाल बनता है कि सर इनपुट तो मिल गए, इनपुट मिलने के बाद में फिर ये काम कैसे करती हैं। पहले मैं आपको वो बताता हूं, केस में पकड़ आने के बाद में छापेमारी कब होती है और क्या होती है। तो देखिए तरीका क्या होता है कि जब आपको ये कंफर्म हो जाता है, पहले मैं आपको ये बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि एक फिल्म है ना देखी हो, मैं कहूंगा कि जरूर देखिएगा। एक फिल्म है स्पेशल 26 के नाम से, अक्षय कुमार की फिल्म है। उसके अंदर वो सीबीआई के बंदे बन करके रेड मारते हैं बहुत सी जगह पर, है ना। आप उस फिल्म को जरूर देखें, उसमें बहुत सी बातें बिल्कुल तरीके से बताई गई हैं कि कैसी रेड मारी जाती है। फिर भी आपको हम बताएं कि रेड के लिए कुछ प्रक्रिया जो प्रावधान के रूप में फिल्मों में दिखाई जाती है वो लगभग सही है। ऐसी रेड नाम से एक अजय देवगन की फिल्म भी आई हुई है जिसमें भी दिखाया गया कि कैसे रेड का प्लान होता है। रेड के अंदर करना कुछ नहीं होता है, ये लोग सबसे पहले ये अश्योर कर लेते हैं कि इसी बंदे के घर में, ऐसे ही ना अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो जो भ्रष्टाचार निरोधक दल है वो भी ऐसे ही, एसीबी की कार्रवाई भी स्टेट में ऐसे ही होती है। वो पहले आपकी पूरी रैकी करके जाते हैं, आपकी हर एक एक्टिविटी। हमको लगता है कि अमेरिका ने जवाहिरी को मारने के लिए रैकी करी होगी, जबकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि देश के अंदर जितने भी प्रकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो जब आप पर रेड मारने आती हैं उससे पहले वो 6-6 महीने तक ये कंफर्म कर रही होती है कि यही वो बंदा है जिसकी मामले में गड़बड़ है। ऐसे ही नहीं होता कि चलो भाई आज इस पर कार्रवाई करनी है ना, लंबे समय तक वो चर्चा में रहती है, तब जाकर के एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो अब आपके बारे में पूरी रैकी कर ली जाती है। उसके बाद में आपके सारे रास्ते संभाले जाते हैं कि यदि इसके ऊपर हमने रेड करी तो ये रेड के बाद में भागेगा कहां। उन रास्तों को सबसे पहले बंद किया जाता है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई रेड पड़ती है तो आप कहीं पीछे के रास्ते से ना निकल जाएं, वहां पे आदमी ऑलरेडी खड़ा रखते हैं। एक चीज जान लीजिएगा, अगर सही मायने में रेड पड़ रही है, हालांकि मैं तो ये कहूंगा जिस दिन आपके घर रेड पड़ेगी उस दिन तय मानिएगा कि आप मेरा सेशन नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि आप एक अलग लेवल पर पहुंच चुके होंगे। मेरा सेशन एक आम भारतीय देखता है ना, तो आप बहुत ऊपर की चीज हो चुके होंगे। 100 करोड़ से ऊपर जिस आदमी के पास मामला होगा साहब, वो जाकर के क्यों मतलब इन सब चीजों को सुनेगा कि उसकी कहानियां लोग गाएंगे, वो तो ये चाहेगा ना। तो भाई साहब बात ऐसी है कि अगर ऐसे मामले कुछ हो रहे हों और घर के अंदर सब रेड पड़ रही हो तो भागने की कोशिश ना करें, सारे रास्ते बंद हैं। और तो और आपको जान के आश्चर्य होगा, वो हो सकता है आप पर रेड मारनी हो, आप पर रेड ना मार के आपके सारे रिश्तेदारों के रेड मार दें, आपको ही खुला छोड़कर रखेंगे। आप तो मस्त घूमिए, आपके पास तो जो फोन आएंगे ना बस केवल हम उनको ही ध्यान से देखेंगे, किसने आपको फोन किया और क्या कहा, और कुछ नहीं है। आप तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियों के छापे जब पड़ते हैं, उनके सारे ठिकाने देश में, आपको जैसे 1857 की क्रांति के बारे में कहते हैं ना,
कि 1857 क्रांति के फेल होने के सबसे बड़े कारण क्या थे, तो कहते हैं कि साहब वो क्रांति एक दिन में ही सब जगह नहीं हुई थी। इसको शायद ईडी, सीबीआई और ये सब लोग समझ गए। ये इस चीज को तब से मानकर चल रहे हैं कि अगर कार्रवाई करनी है तो एक ही दिन करनी है। अगर देश के अंदर अलग अलग शहरों में अलग अलग ठिकानों पर छापे पड़ने हैं तो जनाब ये समझ लीजिएगा कि वो एक ही टाइम पर पड़ने हैं, चाहे बंगाल के अंदर पड़ रहा हो, चाहे राजस्थान में पड़ रहा हो, चाहे फिर कोई से भी किनारे पर छापा पड़ रहा हो, एक ही टाइम पर। यानी आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि इधर का उधर करना क्या है। जब छापा पड़े तो कुछ नहीं, केवल तसल्ली से बैठिए और कहिए कि देखा, नाम हो गया है हमारा, अब जेल जाएंगे। कारण क्योंकि साहब ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ नहीं बचा है, वो पूरी तैयारी करके लोग आए हैं, ठीक है ना। वो इतना जो आपका सीए नहीं जानता उससे ज्यादा वो लोग तैयारी करके आए हैं। यार आप सोचो, जो टीम आप पर रेड मारने आ रही है ना, वो हल्की टीम नहीं है बॉस। IRS, IPS, IAS वो सब बड़े लेवल के लोग हैं, और वो इतने बड़े लेवल के लोग हैं कि वो चाहे तो ही आप बच सकते हो, अदरवाइज आपके पास और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। ये आपने हाल ही में देखा होगा, पार्थ चटर्जी के घर में पैसे गिनने के लिए मशीन बुलानी पड़ी थी। तो ये जो कारनामे है ना, ये ईडी के ही कारनामे होते हैं साहब, इतना पैसा पकड़ के लाती है ये, ठीक है। आप इससे अंदाजा लगाओ ईडी की जो कार्रवाइयां हुई है ना, उनसे कितना पैसा पकड़ा गया है। मैं एक पैसे का फिगर लेके आया था। हालांकि हाँ, यूपीए गवर्नमेंट में 112 रेड हुई थी इसकी, लेकिन एनडीए के शासनकाल में 3010 रेड हो चुकी है ईडी की, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं कि इन्होंने कितना पैसा पकड़ा है। मैं अभी वो फैक्ट दिखाना चाह रहा था आपको, कहां गया वो, हाँ। अभी तक ये 67,000 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति जब्त कर चुके हैं ईडी वाले पिछले 4 साल में। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये खुद की तनख्वाह वनख्वाह तो खुद निकाल चुके हैं। अच्छा, मन में क्यूरोसिटी आती है, सर ये फोन क्यों जब्त करते हैं? देखो बेटा, बात ऐसी है, कल को घर पे पुलिस भी आपको गिरफ्तार करने आएगी ना, तो पुलिस भी सबसे पहले ये चाहेगी कि आपकी वजह से कोई और व्यवधान खड़ा ना हो जाए। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, लेकिन कभी भी अगर कोई आपने गलत काम किया तो ऑब्वियस ही बात है कि क्राइम किया है तो लॉ का तो मतलब यू शुड बी अ लॉ अबाइड सिटीजन। इन केस अगर कुछ भी ऐसा होता है तो पुलिस भी चाहती है कि आप फोन से इंटरफेरेंस ना क्रिएट करें, वो फोन को साइड में रखवाकर उसे जब्त करती ही है। आप पूछेंगे सर ये इतना पैसा लेके जाते कहां है, क्योंकि स्पेशल 26 में तो पैसे का गबन हो जाता है, लेकिन सवाल बनता है सर इतना पैसा लेके जाते कहां है। तो भैया बात ऐसी है कि इस पैसे को लेकर के पहले तो ये होता था कि ये सब अपना पैसा अपने साथ रखते थे, लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ कि एसबीआई के अकाउंट बना दिए गए। पहले तो क्या होता था, बैंक अकाउंट होते थे ईडी के खुद के। अब ईडी ने अपने ही ऑफिस में एसबीआई के पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लिए हैं जिसमें ये पैसा डालते हैं। इसके साथ साथ गहने जो है ना उनका वैल्यूएशन कराया जाता है, फिर उनको बैंक लॉकर में रख दिया जाता है, और जो संपत्ति अचल संपत्ति जब्त की जाती है उसे पीएमएलए के तहत उसको जब्त करके अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे कारनामे जो हैं ये ईडी के द्वारा किए जाते हैं। फिर आप पूछेंगे सर ईडी की जांच में सीबीआई और एनसीबी से अलग कैसे होती है, ईडी के अंदर ऐसा क्या होता है? देखिए ईडी का बारे में मैंने आपको बताया 3 कारनामे करती है, 3 कारनामे के अलावा जो भी काम है वो सीबीआई के पास जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कभी ये बताने के लिए कि सीबीआई कैसे काम करती है तो फिर कभी चर्चा करेंगे जब सीबीआई सुर्खियों में होगी। फिलहाल के लिए ईडी जिन लोगों पर जांच कर रही है उनमें सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इन पर नेशनल हेराल्ड केस के तहत छापे चल रहे हैं। आपको मालूम होगा काफी दिनों तक बुला के पूछताछ की गई थी। जब ईडी बुला के पूछताछ कर रही है ना, इसका मतलब यह है कि वो उस फेज में है जिस समय उनके पास में ये पुख्ता सबूत है कि मामले दाल में कुछ काला है। आपने बहुत सारे इन दिनों काफी चर्चित नाम देखे होंगे, मुख्तार अंसारी, पी चिदंबरम, संजय राउत, अर्पिता मुखर्जी, अनिल देशमुख, इन सब के ऊपर ईडी का सबका चक्र चल रहा है, वो ढूंढ रही है। लेकिन इन सब में अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो आप पाएंगे कि अधिकांश लोग अपोजिशन पार्टी से हैं। बस यहीं से विवाद शुरू होता है देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का। वो कहती है कि साहब ईडी ऐसे कैसे काम कर लेती है कि इनमें से एक भी आदमी सरकार का नहीं है। भाई ऐसा थोड़ी है कि सरकार के सब मंत्री, सबके सब नेता एकदम दूध के धुले हैं। फिर तो ऐसा करे ना सरकार, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सबको ही सरकार में शामिल कर ले कि भ्रष्टाचार मिट जाएगा। आप इधर देखिए, जितने भी लोगों के आप चेहरे उठाकर देखेंगे ये सब की सब किसमें है, विपक्ष में बैठे हुए हैं। शरद पवार, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, DK देवशंकर, प्रफुल्ल पटेल। इस तरह की जब चीजें होती हैं ना तो लोग जो है वो ईडी की साख पर प्रश्न खड़ा करते हैं कि ऐसी जांच एजेंसीज जो हैं ये सरकार के हाथ की कठपुतली नहीं होनी चाहिए। कठपुतली क्यों? क्योंकि जो सरकार के अपोजिशन में है उन पर कार्रवाई करने ये पहुंचती हैं, सरकार पर कार्रवाई नहीं कर रही हैं। और इस जगह जब इस बातों को सुनकर आता है तो हम लोग खुद भी, आप में से आप जैसे हम जैसे जो लोग हैं उन्हें लगने लगता है कि ये लोग गलत होकर के भी हम इनके साथ खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने गलत किया तभी ईडी
के रडार पर हैं, ये यहां तक तो तर्क सही है। लेकिन फिर जब ये प्रदर्शन करने लग रहे होते हैं तो भी हम इनके साथ सिंपैथी जोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये बात तो सही कह रहे हैं कि सरकार अपने लोगों पर क्यों नहीं कर रही, यानी कि चोर दोनों तरफ बैठे हुए हैं, चोर दोनों तरफ बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में एक तरफ की पार्टी ही क्यों भुगतान करे। और हम जैसे लोग जो चुनाव के अंदर वोट देने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि हाँ यार इसके साथ कुछ ज़्यादा गलत हुआ है तो हमें इसके साथ खड़ा होना चाहिए। सब राजनीति है जी, बाकी आप समझदार हैं। देश में भ्रष्टाचार मिटे ये सब चाहते हैं, लेकिन देश में तारीफ उन्हीं की होती है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया होता है। आप सीधा सा उठाकर देख लीजिए, आप जिन नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उन सभी नौकरियों में सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, समान तनख्वाह प्राप्त करते हुए भी उन लोगों की ज़्यादा होती है जिनके पद के साथ जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। आप उठा के देख लीजिए हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम लगाएं ये तो डिमांड करते हैं, लेकिन खुद जब तैयारी कर रहे होते हैं तो उन नौकरियों की चाहत सबसे ऊपर रखते हैं जिनमें भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा होता है या जिनकी सुर्खियाँ बहुत बनती हैं। हो सकता है आप में से सब लोग ऐसे ना हो, लेकिन सबसे दिल पर ये प्रश्न उठाकर रखिएगा, पूछिएगा खुद से कि यार क्या वाकई में ऐसा है क्या। अगर ऐसा नहीं होता तो साथियों बहुत बड़ी बड़ी नौकरी छोड़कर, बहुत अच्छे अच्छे सरकारी पद छोड़ करके लोग अपनी सैलरी से नीचे वाले पद पर आकर ज्वाइन करते हैं। ये साफ दर्शाता है कि उनकी इंटीग्रिटी किस तरफ जुड़ी हुई है। जब तक देश में देश के निवासी खुद भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े नहीं होंगे, खुद अपनी हरकतों से दूर नहीं जाएंगे, तब तक भ्रष्टाचार देश में से नहीं मिटाया जा सकता। ये किस्से कहानियों के तहत ही मनोरंजन का काम करेगा, बस इनको मनोरंजन ही समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। एनआईए किस तरह से काम करता है, सीबीआई किस तरह से काम करता है, एनसीबी किस तरह से काम करता है, कभी भविष्य के सेशंस में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब अंकित इंस्पायर्स इंडिया। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल दैट इज अंकित अवस्थी सर वेरीफाई हो चुका है टेलीग्राम के थ्रू, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी अन्य चैनल को ज्वाइन करने से बेहतर है कि आपको एक वेरीफाइड चैनल मिले जहां से हमसे जुड़ा हुआ आपको अपडेट हमेशा मिलता रहे। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। यदि आप में से कोई भी साथी मुझसे डायरेक्ट बातचीत करना चाहता है तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, वहां जाकर आप मुझसे बात करने के लिए सेशन भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू।